नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति पत्र जारी किया। ईरान ने एक सुरक्षित स्थल पर नए सेंट्रीफ्यूज के साथ यूरेनियम को 20% तक संवर्धित किया। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। पुनरुत्थान वितरक क्षेत्रक योजना के तहत 38 डिस्कॉम्स ने 1.9 ट्रिलियन रुपयों के लिए पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक 2022 का प्रारूप जारी किया। इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज 2022 कार्यक्रम का समापन हुआ। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति पत्र जारी किया। तटवर्ती पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकियां जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन के समान प्रतिस्पर्धी बन गई हैं, जबकि अपतटीय पवन ऊर्जा का दोहन उपयुक्त स्तर तक नहीं पहुंच सका है। इस रणनीति पत्र में अपतटीय पवन ऊर्जा विकास के 3 मॉडल्स का उल्लेख किया गया है। पहले मॉडल के अंतर्गत उन क्षेत्रों के लिए बोलियां आमंत्रित की जाएं जहां राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान का अध्ययन किया गया है, जैसे कि खंबात की खाड़ी। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक संस्था है। दूसरे मॉडल में ऐसे ब्लॉक्स को शामिल किया जाए जहां विकासकर्ता अपने स्तर पर अध्ययन कर सकेंगे। तीसरे मॉडल में NIWE यानी राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान उन बड़े अपतटीय ब्लॉक्स की नीलामी करेगा जो पहले 2 मॉडलों में शामिल नहीं है। अपतटीय पवन ऊर्जा के लाभ ये हैं कि इससे परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता जैसी समस्याएं नहीं आती हैं, वायु के प्रवाह में कोई बाधा नहीं आती है। ये तटवर्ती पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक सक्षम होती है। इससे अधिक समय तक ऊर्जा की उपलब्धता रहती है। हालांकि अपतटीय पवन ऊर्जा से जुड़ी कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि संसाधनों का विशेषीकरण, समुद्र के नीचे केबल बिछाना, टरबाइन का आधार स्थापित करना, लॉजिस्टिक्स सहित टरबाइनों का इंस्टॉलेशन, इसे राष्ट्रीय ग्रिड के साथ कारगर रूप से जोड़ना। अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए आरंभ की गई कई पहलें भी हैं, जैसे कि फोविंड यानी कि भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा को सुगम बनाना। फोविंड परियोजना अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता का आकलन करती है। और दूसरी पहल है राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015। इस नीति की घोषणा बेसलाइन से समुद्र की ओर 200 नॉटिकल मील की दूरी तक अपतटीय पवन ऊर्जा विकास के लिए की गई है। बेसलाइन से लेकर समुद्र में 200 नॉटिकल मील की दूरी तक किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। भारत में पवन ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो भारत के पास विश्व की 4थी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा क्षमता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट और वर्ष 2030 तक 30 गीगावाट अपतटीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ईरान ने एक सुरक्षित स्थल पर एक सेंट्रीफ्यूज के साथ यूरेनियम को 20% तक संवर्धित किया। ईरान ने अपने फोर्डो परमाणु संयंत्र में यूरेनियम संवर्धन शुरू कर दिया है। इसके लिए उसने परिष्कृत सेंट्रीफ्यूज का उपयोग किया है। सेंट्रीफ्यूज का उपयोग संवर्धित यूरेनियम की उच्च स्तर की शुद्धता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और ये खबर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि संयुक्त व्यापक कार्य योजना यानी JCPOA की शर्तों के तहत ईरान यूरेनियम का 3.67% से ज्यादा संवर्धन नहीं कर सकता। उसे केवल रिएक्टर अनुसंधान संबंधी गतिविधियों के मामले में ही छूट दी गई है। JCPOA पर ईरान और P5+1 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और इन P5+1 देशों में शामिल हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जर्मनी। तो +1 जर्मनी ही है। वर्ष 2018 में अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया था। दरअसल यूरेनियम का संवर्धन प्रभावी परमाणु ईंधन बनाने की प्रक्रिया है। ऐसा प्राकृतिक यूरेनियम में U-235 के प्रतिशत को अलग अलग संवर्धन स्तरों तक बढ़ाकर किया जा सकता है और इस संवर्धन के कई अलग अलग स्तर हैं। इसमें कम संवर्धित यूरेनियम यानी कि U-235 के 5% से नीचे का संवर्धन, इसे आमतौर पर परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम तब कही जाएगी जब यूरेनियम 235 का 20% का या इससे ज्यादा का संवर्धन किया गया हो। ये आमतौर पर परमाणु अनुसंधान, नौसैनिक पोतों या पनडुब्बियों के प्रणोदन आदि में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यूरेनियम का अन्य स्तर है हथियार ग्रेड। इसमें यूरेनियम 235 का 90% से ज्यादा संवर्धन किया जाता है। यूरेनियम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक रेडियोधर्मी तत्व है।
प्राकृतिक रूप से 99.27% यूरेनियम U-238 के रूप में मौजूद है। शेष समस्थानिकों के रूप में मौजूद है। ये समस्थानिक हैं U-235, U-234 आदि। ये सभी प्रकार की चट्टानों और मृदाओं में, जल एवं वायु में और प्राकृतिक तत्वों से बने पदार्थों में कम मात्रा में पाया जाता है। ये एक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए यूरेनियम पर्यावरण में मुक्त रूप से मौजूद नहीं है। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। श्रीलंका में राजनीतिक अनिश्चितता व्याप्त हो गई है और सरकार की अनुपस्थिति बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास में प्रवेश कर लिया है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास में आग भी लगा दी थी। हालांकि उस वक्त वहाँ पर प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे। वर्तमान में श्रीलंका अपने सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इसके लिए भ्रष्टाचार, लोक लुभावनवाद, अनुचित ऋण या अप्रभावी निवेश और कोविड-19 जैसे कारक जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए मट्टाला राजपक्षी हवाई अड्डे और हम्बनटोटा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का निर्माण चीन से लिए नए ऋण से किया गया है। ये दोनों परियोजनाएं अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुई हैं। इसके अलावा लागत की तुलना में राजस्व की बहुत कम प्राप्ति हुई है और इस तरह से ऋण का बोझ और अधिक बढ़ गया है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। आर्थिक रूप से भारत के लगभग 60% ट्रांसशिपमेंट कार्गो का प्रबंधन कोलंबो बंदरगाह के माध्यम से होता है। वर्तमान में भारत के कंटेनरों का कोलंबो बंदरगाह पर कोई प्रबंधन नहीं हो रहा है। श्रीलंका में बड़ी संख्या में लोगों का भारत की ओर पलायन हो सकता है। इससे भारत में मानवीय और शरणार्थी संकट पैदा हो सकता है। साथ ही आरबीआई ने श्रीलंका के साथ किए जा रहे व्यापारिक लेन देन सहित सभी पात्र चालू खाता लेन देनों के निपटान के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके तहत लेन देन का निपटान एशियाई समाशोधन संघ प्रणाली के बाहर किसी भी स्वीकृत मुद्रा में किया जा सकता है। इस प्रकार का निपटान अगली अधिसूचना जारी होने तक किया जाता रहेगा। एसीयू पहल को वर्ष 1974 में एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ने शुरू किया था। एसीयू का उद्देश्य बहुपक्षीय आधार पर पात्र लेन देन के लिए सदस्य देशों के बीच भुगतान की सुविधा प्रदान करना है और इस तरह से ये भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा भंडार के किफायती उपयोग और हस्तांतरण संबंधी लागत में कमी को संभव करता है। एशियाई मौद्रिक इकाई एशियाई समाशोधन संघ का साझा यूनिट ऑफ अकाउंट है। इस मौद्रिक इकाई को एसीयू डॉलर, एसीयू यूरो और एसीयू येन के मूल्य वर्ग में दर्शाया जा सकता है। यूनेस्केप के मुताबिक वर्ष 2019 में करों में कटौती की गई। मूल्य वर्धित कर यानी वैट में कमी और राष्ट्र निर्माण कर सहित 7 अन्य करों की समाप्ति से सरकारी राजस्व को नुकसान हुआ। वर्ष 2020 में रेटिंग डाउनग्रेड होना और महामारी शुरू हुई। क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होने के कारण श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंच बाधित हुई। इसके अलावा महामारी के कारण पर्यटकों के आगमन, प्रेषण आदि में कमी ने समस्या को और गंभीर बना दिया। वहीं वर्ष 2021 की बात करें तो इसमें रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध लगाया गया। रासायनिक उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों पर आयात प्रतिबंध की वजह से चाय, काली मिर्च, सब्जियों जैसी फसलों की उपज में भारी गिरावट दर्ज की गई और साथ ही चावल और अन्य मुख्य खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ गई। और वर्ष 2022 आते आते वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से वस्तुओं की कीमतें बढ़ी। विशेष रूप से तेल और खाद्य कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। पुनरुत्थान वितरक क्षेत्रक योजना के तहत 38 डिस्कॉम्स ने 1.9 ट्रिलियन रुपयों के लिए पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा किया। रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम एक सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी योजना है। इसका उद्देश्य राज्य के स्वामित्व वाले डिस्कॉम्स या विद्युत विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है। इसके लिए ये योजना निर्धारित शर्तों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये विद्युत वितरण संबंधी बुनियादी ढांचे को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए विद्युत वितरण कंपनियों को सहायता प्रदान करती है। इसके तहत डिस्कॉम्स को पहले चरण में नुकसान में कमी लाने वाली पहलों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। दूसरे चरण में प्रणाली को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। डिस्कॉम्स विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। डिस्कॉम्स से नकदी प्राप्त होती है और इस तरह से ये विद्युत उत्पादन और ईंधन आपूर्ति तक की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का पोषण करती है। आरडीएसएस के उद्देश्यों में शामिल है सभी डिस्कॉम्स में कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को वर्ष 2024-25 तक घटाकर 12 से 15% करना। वित्त वर्ष 2025 तक विद्युत आपूर्ति की औसत लागत और प्राप्त औसत राजस्व के बीच अंतर को कम करके शून्य करना।
इस योजना के घटकों की बात करें तो भाग ए के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। इसमें प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग, सिस्टम मीटरिंग और विद्युत वितरण संबंधी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए सहायता दी जाएगी। भाग बी के तहत प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और अन्य आवश्यक एवं सहायक गतिविधियां शामिल हैं। डिस्कॉम्स द्वारा सामना किए जाने वाले कई मुद्दे हैं, जैसे कि बुनियादी ढांचे की उच्च लागत, अपर्याप्त और अनियमित राजस्व की प्राप्ति, परिचालन संबंधी अधिक हानि और अत्यधिक बकाया एवं ऋण का अनियंत्रित स्तर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि, चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक 2022 का प्रारूप जारी किया। इस विधेयक में बदलती जरूरतों और तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सख्त विनियामकीय दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। ये विधेयक पारित होने के बाद वर्ष 1940 के औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम का स्थान लेगा। भारत विश्व में चिकित्सा उपकरणों के शीर्ष 20 बाजारों में शामिल है। इस बाजार का मूल्य वर्ष 2020 के 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2025 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की संभावना है। इस प्रारूप विधेयक की कई मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि इसमें क्लिनिकल ट्रायल, ओवर द काउंटर दवाएं, दवा निर्माताओं, चिकित्सा उपकरणों, नई दवाओं, जैव उपलब्धता अध्ययन, नई दवा की जांच और आयातित नकली दवाओं के लिए नई परिभाषाएं तय की गई हैं। राज्य और केंद्रीय स्तर पर दवा प्रयोगशालाओं की तरह चिकित्सा उपकरण परीक्षण केंद्र बनाने का प्रावधान किया गया है। ऑनलाइन फार्मेसी और चिकित्सा उपकरणों के लिए विनियमन का प्रावधान किया गया है। दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के नैदानिक परीक्षण के लिए केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण की अनुमति की जरूरत होगी। सुझाव देने के लिए एक अलग औषधि प्रौद्योगिकी सलाहकार बोर्ड और चिकित्सा उपकरण तकनीकी सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। केंद्र जनहित में किसी नए चिकित्सा उपकरण का निर्माण या आयात के लिए आवश्यक नैदानिक परीक्षण नहीं करने की अनुमति दे सकेगा। दवाओं के नैदानिक परीक्षण के दौरान चोट लगने या मृत्यु के मामले में कारावास और मुआवजे का प्रावधान किया गया है। एक वैज्ञानिक अनुसंधान बोर्ड की स्थापना की जाएगी। ये बोर्ड आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा रिगपा, यूनानी और होम्योपैथी की नवीन औषधियों के विकास में सहायक होगा। इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज 2022 कार्यक्रम का समापन हुआ। इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज कार्यक्रम ने डिजिटल विश्व में भारत के सबसे महत्वपूर्ण योगदान का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में 60 देशों ने भाग लिया था। इससे पहले भारत ने इंडिया स्टैक .ग्लोबल पोर्टल भी लॉन्च किया था। ये पोर्टल इंडिया स्टैक पर उपलब्ध सभी प्रमुख परियोजनाओं का एकल भंडार है। इंडिया स्टैक .ग्लोबल ग्लोबल डिजिटल पब्लिक गुड्स रिपोजिटरी में योगदान करने के लिए इसे वैश्विक पहुंच प्रदान करता है। इंडिया स्टैक ओपन एपीआईज और डिजिटल पब्लिक गुड्स का एक संग्रह है। इसका उद्देश्य संपूर्ण आबादी के स्तर पर पहचान, डेटा और भुगतान की आर्थिक प्राथमिकताओं को प्रकट करना है। एपीआई का अर्थ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। एक सॉफ्टवेयर मध्यस्थ के रूप में ये दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से संपर्क करने की सुविधा प्रदान करता है। इंडिया स्टैक में आधार, कोविन, डिजिलॉकर, आरोग्य सेतु, ई संजीवनी, उमंग ऐप, दीक्षा पोर्टल आदि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस शामिल हैं। इंडिया स्टैक से कई लाभ होंगे। ये सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप्स और डेवलपर्स को डिजिटल अवसंरचना का उपयोग करने की अनुमति देता है। इससे देश की जटिल समस्याओं को हल करने में सहायता प्राप्त होगी। इन समस्याओं में उपस्थिति रहित, कागज रहित और नकदी रहित जैसी सेवाओं के वितरण से संबंधित समस्याएं शामिल हैं। ये गवर्नेंस में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा। साथ ही इससे डिजिटल सेवाओं की सभी नागरिकों तक पहुंच को बढ़ाकर ईज ऑफ लिविंग में सहायता प्राप्त होगी। ये वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि के लिए उत्पादों के निर्माण में नवाचार को बढ़ावा देगा। डिजिटल पब्लिक गुड्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन डेटा, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, ओपन स्टैंडर्ड और ओपन कंटेंट हैं। ये गोपनीयता और अन्य लागू कानूनों और सर्वोत्तम प्रणालियों का पालन करते हैं। ये कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। इंडिया स्टैक की 4 तकनीकी सेवाएं हैं। इसमें पहली है उपस्थिति रहित सेवा, यानी कि इसमें एक सार्वभौमिक बायोमेट्रिक डिजिटल पहचान लोगों को देश में कहीं से भी किसी भी सेवा को प्राप्त करने की अनुमति देती है। दूसरी है कागज रहित सेवा। इसमें किसी व्यक्ति की डिजिटल पहचान के साथ डिजिटल रिकॉर्ड बदलते रहते हैं। इससे भारी मात्रा में कागजी कार्य और उनके रखरखाव की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तीसरा है नकदी रहित सेवा। इसमें भुगतानों को सर्वसुलभ बनाने के लिए देश के सभी बैंक खातों और वॉलेट के लिए एक ही इंटरफेस होता है। और चौथी है सहमति आधारित सेवा। ये स्तर डेटा के लिए बाजार को लोकतांत्रिक बनाने के लिए डेटा को स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है।
और आइए बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन अन्य महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। डिजिटल नोमैड वीजा। इंडोनेशिया ने ज्यादा संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए DNV यानी डिजिटल नोमैड वीजा की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के आर्थिक प्रभावों से निपटना है। DNV रिमोट वर्कर्स को बिना कर भुगतान किए रहने की अनुमति देगा। डिजिटल नोमैड्स लोग अलग अलग स्थानों की यात्रा करते हुए अपने मूल स्थान से दूर रहकर कार्य करते हैं। ये अपनी अर्जित आय को उस देश में खर्च करते हैं जहां की वे यात्रा कर रहे होते हैं। ये लोग किसी एक स्थान पर निर्भर नहीं रहते और प्रौद्योगिकी सक्षम जीवन शैली को अपनाते हैं। इस जीवन शैली के तहत इंटरनेट से जुड़ी इस दुनिया में कहीं भी यात्रा करते हुए कार्य किया जा सकता है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी ने डिजिटल इंडिया विजन के तहत पश्चिम बंगाल में 2 नए इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स स्थापित किए हैं। IXP एक भौतिक नेटवर्क एक्सेस पॉइंट है। प्राथमिक नेटवर्क प्रदाता इससे अपने नेटवर्क को जोड़ते हैं और ट्रैफिक का आदान प्रदान करते हैं। निक्सी वर्ष 2003 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत स्थापित एक संगठन है। ये इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए एक तटस्थ संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य परस्पर संबद्ध ISP सदस्यों के बीच घरेलू इंटरनेट ट्रैफिक के आदान प्रदान को सुगम बनाना है। ये कई तरह से कार्य करता है। .in रजिस्ट्री, ये भारत का कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन है। और इंडियन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नेम्ड एंड नंबर्स, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस यानी IPv4 और IPv6 का आवंटन और पंजीकरण करती है। जिरीबाम इम्फाल रेल लाइन। हाल ही में मणिपुर में हुए भूस्खलन ने जिरीबाम इम्फाल रेल लाइन परियोजना को नुकसान पहुंचाया है। इस परियोजना की लंबाई 111 किलोमीटर है। इसे वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। इसके तहत मणिपुर की राजधानी इम्फाल को असम सीमा के निकट मणिपुर के जिरीबाम जिले से जोड़ा जाएगा। परियोजना के वर्ष 2023 तक पूरा होने का अनुमान है। इसमें एक 12 किलोमीटर की सिंगल ट्यूब टनल सहित 46 सुरंगें हैं। नोनी ब्रिज भी इस परियोजना का हिस्सा है। इसका निर्माण कार्य पूरा होने पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल होगा। ये परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। इससे इस क्षेत्र में वाणिज्य और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि मणिपुर की अधिकांश आबादी इम्फाल क्षेत्र में रहती है। प्याज के भंडारण पर ग्रैंड चैलेंज। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग ने प्याज के प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण और बेहतर मूल्य निर्धारण के लिए तकनीकों के विकास के लिए प्याज के भंडारण पर ग्रैंड चैलेंज की घोषणा की है। इस चैलेंज में प्याज की कीमतों को घटाने और नुकसान को कम करने वाले समाधान खोजने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए छात्रों, स्टार्टअप्स और कॉरपोरेट को आमंत्रित किया गया है। ये एक चिंतनीय विषय है कि भंडारण के दौरान लगभग 30 से 40% प्याज नष्ट हो जाती है। ऊष्मा द्वीप प्रभाव, हीट आइलैंड इफेक्ट। विशेषज्ञों का ये मानना है कि शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव दिल्ली में कम वर्षा होने का एक कारक हो सकता है। शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव तब पैदा होता है जब कोई शहर अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म तापमान का अनुभव करता है। ये घटना तब होती है जब किसी शहर के प्राकृतिक भू आवरण को सघन कंक्रीट से हटा दिया जाता है। ये कंक्रीट ऊष्मा को अवशोषित करती है और उसे मुक्त नहीं करती है। ये प्रभाव ऊर्जा लागत, वायु प्रदूषण के स्तर और गर्मी से संबंधित रोगों और मृत्यु दर को बढ़ाता है। इसकी रोकथाम के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि इमारतों, फुटपाथों आदि पर अधिक परावर्तक ग्रे कोटिंग का इस्तेमाल करना, शहरी घरों की छतों पर उद्यान लगाना, प्रवेशीय निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करना आदि। रेड पांडा। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क पश्चिम बंगाल ने लगभग 5 वर्षों में 20 रेड पांडा को वनों में छोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया। रेड पांडा स्वभाव से शर्मीले, एकांत प्रिय और वृक्षों पर रहने वाले जीव हैं। इन्हें पारिस्थितिक परिवर्तन के लिए एक संकेतक प्रजाति माना जाता है। ये भोजन के लिए मुख्य रूप से बांस पर निर्भर रहते हैं। रेड पांडा की लगभग 50% आबादी पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में ये जीव सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेघालय में पाया जाता है। सिक्किम का ये राज्य पशु भी है। भारत में रेड पांडा की दोनों उप प्रजातियां पाई जाती हैं। ये उप प्रजातियां हैं हिमालयी रेड पांडा, जिसे एलुरस फुल्गेंस भी कहा जाता है, और चीनी रेड पांडा, जिसका साइंटिफिक नेम एलुरस स्टेयानी है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ में एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध है। पोप फेम। संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया से ईंधन विकसित किया है।
इस ईंधन को पोप फेम नाम दिया गया है। पोप फेम का मतलब है पॉलीसाइक्लोप्रोपेनेटेड फैटी एसिड मिथाइल एस्टर। ये एक नया ईंधन अणु है। इसे साइक्लोप्रोपेन रिंग्स के 7 सेट से बनाया गया है। साइक्लोप्रोपेन प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है। ये बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस नामक कुल से संबंधित होता है। इसमें 3 कार्बन युक्त रिंग होते हैं। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 2 अन्य तत्वों के साथ संयोजन करता है। पोप फेम में 50 मेगाजूल से ज्यादा ऊर्जा घनत्व पाया गया है। ये पेट्रोल के लिए 32 मेगाजूल और आरपी यानी केरोसिन आधारित रॉकेट ईंधन के लिए 35 मेगाजूल की तुलना में ज्यादा है। पोप फेम का यही गुण इसे आदर्श रॉकेट ईंधन बनाता है। और अगली खबर है खेजड़ी वृक्ष से संबंधित। राजस्थान में प्रस्तावित सौर ऊर्जा संयंत्रों पर बिश्नोई समुदाय ने आपत्ति प्रकट की है। इस समुदाय ने खेजड़ी के वृक्षों की कटाई का सख्त विरोध किया है। खेजड़ी के वृक्ष में शुष्क मौसम में जीवित रहने की क्षमता होती है। अपनी इसी विशेषता की वजह से ये थार क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मृदा के पोषक तत्वों को बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही मरुस्थलीय फसलों और खाद्य पौधों की अच्छी उपज भी सुनिश्चित करने में योगदान करता है। खेजड़ी वृक्ष पशुओं के लिए चारे के रूप में और जलाऊ लकड़ी के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है। इसके फल से लोकप्रिय व्यंजन सांगरी बनाया जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने इस तरह के 2 स्थलों की सिफारिश की है। पहला स्थल है वडोदरा में संकल्प भूमि वट वृक्ष परिसर। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने 23 सितंबर 1917 को अस्पृश्यता उन्मूलन का संकल्प लिया था। दूसरा स्थल महाराष्ट्र के सतारा में प्रताप राव भोसले हाई स्कूल है। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के बारे में हमने 7 जुलाई 2022 के न्यूज टुडे के अंक में भी बताया है, तो आप उसको जरूर देख लें कि किसी स्थल को अगर राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाता है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। प्राचीन बौद्ध स्थल अंततः 20 वर्षों के बाद सुर्खियों में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कर्नाटक में कंगनहल्ली के निकट एक प्राचीन बौद्ध स्थल के संरक्षण की योजना बनाई है। सन्नति भीमा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है। ये स्थल एक महत्वपूर्ण महास्तूप और सम्राट अशोक के पाषाण चित्र की खोज के लिए प्रसिद्ध है। इस महास्तूप को अधोलोक महाचैत्य के रूप में भी संबोधित किया जाता है। ये माना जाता है कि इस स्तूप का निर्माण 3 चरणों में हुआ था। ये चरण थे मौर्य काल, आरंभिक सातवाहन और उत्तर सातवाहन काल। इस पाषाण चित्र को सम्राट अशोक की एकमात्र अब तक सही अवस्था में रही छवि माना जाता है। इस पर ब्राह्मी लिपि में राय अशोक उत्कीर्ण है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। स्वामी आत्मस्थानंद। प्रधानमंत्री ने स्वामी आत्मस्थानंद को उनकी जन्मशती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वामी आत्मस्थानंद रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के 15वें अध्यक्ष थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। मिशन का उद्देश्य रामकृष्ण परमहंस द्वारा दी गई वेदांत दर्शन की शिक्षाओं का प्रचार करना था। स्वामी आत्मस्थानंद ने नेपाल, भारत, बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में व्यापक राहत और पुनर्वास सेवाएं दी थी। इन्होंने बर्मा में टीबी रोग के अस्पताल की स्थापना जैसे अनेक परोपकारी कार्य किए थे। इनके मूल्य हैं भक्ति, सेवा और अनुशासन। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।